नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आई इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। पॉलिटी विषय के साथ मैं आता हूं। आज जो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं, उसमें सबसे पहले हम लोकपाल को लेकर के चर्चा करेंगे। अब लोकपाल क्या है, जैसा कि आपने सुना होगा, काफी चर्चा में एक समय ये रहा था। तो यह दरअसल एक भ्रष्टाचार रोधी संस्था है। अब यह करता क्या है कि लोक सेवक से जुड़े हुए जो भ्रष्टाचार के मामले होते हैं उन पर जांच करने की बात करता है। मुकदमा चलाने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त जो अधिनियम 2013 है, यह भी इसके लिए स्थापित किया गया था। इसके अलावा जो हम जानते हैं कि जैसे प्रथम और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है, एआरसी, इन सब ने भी ये सिफारिश किया कि लोकपाल संस्था की स्थापना की जानी चाहिए। फिलहाल चर्चा में क्यों आ गया, इसको लेकर के यहां पर बात करते हैं। देखिए, भारत के लोकपाल ने अपने वैधानिक कार्यों का निर्वहन करने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013, जिसकी चर्चा मैंने किया था, उसका जो सेक्शन 11 है, धारा 11 के तहत एक इंक्वायरी विंग का गठन किया है। और इसीलिए अब ये मुद्दा फिर से चर्चा में यहां पर आ गया है। तो यहां पर ये सारी चीजें जो मैंने कहा कि आपको दो तीन बातों को लोकपाल के संदर्भ में जब भी चर्चा में आए आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। पहला कि एक भ्रष्टाचार रोधी संस्था है और जितने भी लोक सेवक होंगे, यदि वो भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त पाए जाते हैं या उन पर शंका होता है, तो जांच करने के लिए, मुकदमा चलाने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 जो ये कहता है, ठीक है, इसके गठन की बात किया, स्थापित किया गया। और यह भी एक स्टेटमेंट हो सकता है कि क्या प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा इसकी सिफारिश किया गया, एआरसी के द्वारा, तो चाहे वो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग रहे या फिर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग रहे, दोनों ने लोकपाल संस्था की स्थापना की सिफारिश की थी। अब एक प्रश्न आता है, और लोकायुक्त फिर ये क्या है? देखिए, लोकायुक्त की जब चर्चा की जाएगी ना, तो आपको यह ध्यान रखना है कि यह जो होगा वह राज्य स्तर पर होगा। ठीक है, राज्य स्तर पर क्या होगा? लोकायुक्त का गठन किया जाएगा और इसकी संरचना सभी राज्यों में एक समान नहीं होगा। यही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे लोग ये मान के चलते हैं कि ये एक समान फिर राज्यों के लिए होगा, और यही बच्चे गलत करके आते हैं। ये जो है संरचना के हिसाब से देखेंगे तो सभी राज्यों में एक समान लोकायुक्त का गठन नहीं होता है। फिर इसकी नियुक्ति होता कैसे है? राज्यपाल द्वारा होता है। जो भी जिस भी राज्य के संबंधित उच्च न्यायालय होते हैं उसके मुख्य न्यायाधीश और राज्य के जो विधानसभा है उसके जो विपक्ष के नेता हैं उनसे परामर्श किया जाता है। किनके द्वारा? गवर्नर के द्वारा, संबंधित राज्य के गवर्नर के द्वारा, और फिर जो है इसकी स्थापना उस हिसाब से की जाती है। इसके संदर्भ में कुछ और बातें हैं, उसको भी जान लीजिए ताकि कहीं आपके एग्जाम में आए तो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। लोकपाल में एक अध्यक्ष, वर्तमान या भूतपूर्व भारत का मुख्य न्यायाधीश सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या भूतपूर्व न्यायाधीश और 8 सदस्य होते हैं, तो ये ध्यान रखना है। और लोकपाल के 50% सदस्य जो होंगे वह न्यायिक पृष्ठभूमि के होते हैं। इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ध्यान दीजिए, लोकपाल की बात कर रहा हूं, लोकायुक्त की नहीं। लोकायुक्त की जब बात की जाएगी तो मैंने कहा था राज्यपाल के द्वारा, और वो भी उस राज्य के जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं और संबंधित राज्य के विधानसभा में विपक्ष के नेता जो हैं उनके परामर्श से। यहां पर जब लोकपाल की बात की जाएगी तो प्रेसिडेंट के द्वारा जो है इसकी नियुक्ति की जाएगी। न्यायमूर्ति पिनाली चंद्र घोष 2019 भारत के प्रथम लोकपाल थे। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर वर्तमान लोकपाल हैं। लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति के सिफारिशों के बाद की जाएगी, यह व्यवस्था किया गया। अब इनके कार्यकाल वगैरह के बाद में समझ लेते हैं। उनका कार्यकाल उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से, जिस भी दिन वो पदभार ग्रहण कर लेते हैं, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो गया हो जाएगा। अब इस बात को थोड़ा समझिए कि क्या ये कहना चाह रहा है कि देखिए, यानी कि ऐसा हम मान लेते हैं कि 2019 में इनकी नियुक्ति हो जाती है। ठीक है, तो 2019 तारीख भी रख लेते हैं कि ये हो जाएगा 5 अगस्त। ठीक है, हालांकि एक हमने अनजाने में ही ये तारीख लिया है, लेकिन बड़ा ही ऐतिहासिक तारीख हो गया, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को ही भारत के पार्लियामेंट में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को निरस्त किया गया था और जम्मू कश्मीर का 2 राज्यों में बंटवारा किया गया था। तो अनजाने में एक ऐतिहासिक तारीख हो गया। चलिए, अच्छी बात है। तो 5 अगस्त 2019 को ये ज्वाइन करते हैं, तो यहां से आपको क्या करना है? 5 वर्ष जोड़ लेना है ना। तो 2020, 21, 22, 23 और 24 तक आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर 24 तक में ये 70 वर्ष के ना पहुंचते हैं तो
फिर तो 5 साल अपने पद को एंजॉय करते हैं। अब मान लेते हैं कि 5 अगस्त 2019 को कोई व्यक्ति जो है वह लोकपाल के पद पर आते हैं और उनका उम्र उस वक्त जो है वह 67 वर्ष होता है। ध्यान रखना है, 67 वर्ष होता है। तो आप कहेंगे सर 67 वर्ष के हैं, आपने बोला 5 वर्ष, तो क्या फिर 67 से 68, 69, 70, 71 और 72 तक जाएंगे? नहीं, तब ये दूसरा कंडीशन लागू होगा कि 70 वर्ष, तो फिर ये 3 वर्ष तक ही अपने पद पर रह पाएंगे। यानी कि जो भी पहले हो जाए, या तो 70 वर्ष उम्र होने से पहले अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा कर लेते हैं, तब तो ठीक है। यानी कि कोई भी व्यक्ति 65 साल के कम से कम होते हैं तो अगर वो पद पर बैठते हैं, फिर तो वो 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेंगे 70 तक। लेकिन 65 साल से किन्हीं की भी उम्र अधिक हो और वो इस पद पर बैठते हैं, तो फिर वो 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। उन्हें 70 वर्ष का जो ये फैक्टर है इसके साथ जाना पड़ेगा, यानी कि 5 साल से पहले वो रिटायर हो जाएंगे। मामला समझ में आ गया? तो यही बात यहां पर लिखा हुआ था और ऐसे ही चीजों को घुमा करके प्रश्न में डाल दिया जाएगा। तो जैसे मैंने डिकोड करके आपको समझाया है, ठीक से आराम से समझ के उसका जवाब दीजिएगा। लोकपाल का अध्यक्ष और सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पुनः नियुक्ति के लिए क्या नहीं होंगे? पात्र नहीं होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बार हो गए तो उसके बाद रिटायर होने के बाद दोबारा नहीं आएंगे। हालांकि लोकपाल का कोई सदस्य लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के पात्र होगा यदि ध्यान देना है, सदस्य के रूप में उनका कुल कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं हुआ हो। तो ये भी आपको किंतु परंतु लगा करके ध्यान रखना है, लेकिन मुख्य रूप से बहुत ज्यादा जरूरी जो ऊपर वाला पॉइंट है उसको ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद आगे चलें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के विषय में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के विषय में लगातार चर्चा चलते रहता है और इसको आप 5 स्टार लगा दीजिए, क्योंकि यहां से प्रश्न आने की संभावना भी रहेगा। ठीक है, तो इस पर बात करते हैं कि ये चर्चा में क्यों आया। दरअसल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग राज्य की जो ओबीसीज जातियां हैं ना, उनकी सूची की समीक्षा कर रहा है और इसी के वजह से ये चर्चा में यहां पर आ गया है। अब इसके विषय में कुछ और बातें समझते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि एनसीबीसी के बारे में सबसे पहले कुछ बातें समझ लेते हैं, क्योंकि अगर इस टॉपिक से प्रश्न आता है तो इसके विषय में एक स्टेटमेंट हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात कि अब ये एक संवैधानिक निकाय है। 102 में संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत संविधान में कुछ अनुच्छेद जोड़े गए, जैसे कि अनुच्छेद 338 बी के तहत यह एक संवैधानिक निकाय है। तो ये एक लैंडमार्क डिसीजन हुआ यहां पर। और अनुच्छेद 338 बी के तहत केंद्र और प्रत्येक राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वे ओबीसीज के अधिकारों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर एनसीबीसी से परामर्श करेंगे। एक चीज समझ में आ गया। दूसरा, इसके संरचना को लेकर के प्रश्न आ सकता है। इसके संरचना को लेकर के प्रश्न आएगा तो समझिए कि इसमें एक जो है वह अध्यक्ष होंगे, एक जो है वह उपाध्यक्ष होंगे और फिर 3 अन्य सदस्य होंगे। तो कुल मिलाकर के यहां पर जो है 5 ऐसे, ध्यान रखिएगा, है ना। अब इनकी नियुक्ति को लेकर के बात किया जाएगा तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और सेवा शर्त भी राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। शक्तियों को लेकर के बात किया जाएगा कि क्या पावर दिया गया है, तो आयोग के पास जो है सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां मौजूद होगा। तो ये आपको इतनी सारी बातें इसके विषय में ध्यान रखना है। इसके कार्य क्या होंगे? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रमुख कार्य क्या? देखिए, पिछड़े वर्गों के लिए रक्षोपायों की जांच और निगरानी करना, यानी कि जो पिछड़े वर्ग में आते हैं जो भी लोग, उनके लिए किस तरह से बेहतर कार्य किया जा सकता है, उनकी सामाजिक स्थिति कैसे बेहतर की जा सकती है, मुख्यधारा में कैसे जोड़ा सकता है ये। दूसरी बात, पिछड़े वर्गों द्वारा अधिकारों से वंचित होने के संबंध में विशिष्ट अगर शिकायत होता है तो उसकी भी जांच किया जाना। और जो भी ओबीसीज होंगे यानी कि पिछड़ा वर्ग होंगे, उनकी सामाजिक और आर्थिक विकास कैसे हो सकता है, इसको लेकर के सलाह भी देना, उनका फीडबैक भी लेना, इवोल्यूशन करना और साथ ही यह देखना कि कैसे विकास हो सकता है, कि इस संबंध में क्या क्या कार्य किए जाए, है ना। राष्ट्रपति द्वारा जो नियम निर्दिष्ट किए गए हैं उसको सही से लागू करवाना, पिछड़े वर्गों के लिए कैसे बेहतर चीजें होना चाहिए, इन सब कामों को करते हुए राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करना इनको होता है और सिफारिशें भी ये कर सकते हैं। तो ये सारे इनके कार्य हैं और कार्य से मान के चलिए कि अगर पूछा जाता है तो यहां से प्रश्न आएगा।
अब अगला टॉपिक पर चलते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, चर्चा में क्यों रहा सबसे पहले इसको समझ लीजिए। दरअसल यह मुद्दा दिल्ली हाईकोर्ट से निकला और दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC को सिविल या क्रिमिनल कोर्ट की तरह जांच करने या कोई भी निर्देश जारी करने का किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। और इसके बाद ही ये चर्चा में आ गया कि भाई फिर इसके अधिकार क्या है, इसके पावर कहां तक सीमित किए गए हैं, तो निश्चित तौर पर हमें इसके विषय में जान लेना चाहिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के विषय में यह संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय माना जाता है। तो सबसे पहले संवैधानिक निकाय एक फैक्ट हुआ और आर्टिकल 338 दूसरा फैक्ट हुआ आपके पास है। इसकी संरचना देखेंगे तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। संरचना पर विशेष रूप से आपका ध्यान होना चाहिए। और दूसरी तरफ ये वाला जो कोई भी संवैधानिक या सांविधिक निकाय हो, विधि की निकाय हो, ये आपको पता होना चाहिए। यहां से प्रश्न आते हैं। कार्यकाल क्या होगा? ये 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं और 2 कार्यकाल से अधिक के लिए नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। यानी कि मान लीजिए 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिए तो इनको +3 और दिया जा सकता है। 2 कार्यकाल के बाद आगे +3 और तीसरा कार्यकाल इनका नहीं बढ़ाया जाएगा। चलिए इनके कार्य के विषय में थोड़ा समझ लेते हैं। तो अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक और अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित जितने भी मामले आएंगे उसकी जांच करना, निगरानी करना, और निश्चित तौर पर यह अनुसूचित जातियों के लिए बनाया गया है तो उनकी अधिकारों और सुरक्षा उपाय जो होंगे उनसे वंचित करने वाले जितने भी तरह के शिकायत होगा उस शिकायत वगैरह की जांच भी करना। संघ लोक सेवा आयोग UPSC चर्चा में रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। 5 स्टार इसको लगा दीजिए, इससे संबंधित चीजें पूछा जा सकता है। पिछले पूरे साल देखेंगे तो UPSC काफी चर्चा बटोरा। एक तो पूजा खेड़कर वाला मामला रहा, दूसरा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो रहे उन्होंने अपने कार्यकाल समाप्त होने से पहले यानी कि 5 साल पहले जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद काफी चर्चा में आ गया। तो जरा इसके जो संवैधानिक चीजें हैं उसको हम लोग देखेंगे, है ना। देखिए अनुच्छेद 315 देखेंगे भारत के संविधान का, उसमें यह उल्लेख किया गया है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए भी एक लोक सेवा आयोग होगा। यह प्रत्येक राज्य के लिए, जैसे BPSC है, UPPCS है, MPSC है, RAS है, इसी तरह की बातें की गई है। UPSC के अध्यक्ष के बारे में अनुच्छेद 316 में दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट यह हो सकता है, 5 स्टार लगाइए इसी चीज को, यहां से स्टेटमेंट बन सकता है। नियुक्ति कहां से? तो राष्ट्रपति द्वारा। कार्यकाल क्या? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। अब ये मामला समझ में आ जाएगा। वहां मैंने समझाया था आपको कि 6 वर्ष अगर होता है तो, और नहीं तो 65 वर्ष अगर पूरा हो गए तब भी पद से हटना पड़ेगा। नियुक्ति के लिए पात्रता क्या है? केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्षों तक सरकारी सेवा में कार्य का अनुभव। ध्यान रखिएगा, कई बार सीधे तौर पर लोग ये समझ लेते हैं कि यहां पर सीधे IAS ऑफिसर आ जाएंगे, ये नहीं है कहीं भी। तो इस बात को ध्यान रखना है ना। क्या है नियुक्ति की पात्रता? कि केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्षों तक सरकारी सेवा में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। सेवानिवृत्ति के बाद वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन नियोजन यानी रोजगार के लिए पात्र नहीं होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना है, ठीक है। कई बार लोग मानते हैं कि वो दोबारा कहीं जा सकते हैं, नहीं, वो पात्र नहीं होंगे कहीं भी कार्य करने के लिए। पद से हटा कैसे सकते हैं? देखिए निम्नलिखित परिस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति ध्यान रखिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट है। यदि उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, पहला कंडीशन। दूसरा, यह अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के अलावा किसी अन्य स्ववेतन नियोजन या रोजगार में संलग्न हो, यानी कि लाभ के पद वाला जो मामला है ना वो यहां पर आ जाएगा। तो ये इस हिसाब से भी हटाए जा सकते हैं। यदि वह मानसिक या शारीरिक विकृति के कारण पद पर बने रहने के लिए अक्षम हो गए हो तब भी हटाया जा सकता है। अब विधि आयोग के विषय में थोड़ा चर्चा यहाँ पर करते हैं। विधि आयोग क्यों चर्चा में आया है, जरा इसके विषय में समझते हैं। देखिए, राष्ट्रपति ने 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इसी स्टेटमेंट एक बात है कि राष्ट्रपति मंजूरी देंगे, तो पहली फैक्ट आपके पास आ चुका है। 23वें विधि आयोग का गठन जो है 3 साल यानी 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक के कार्यकाल के लिए किया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करना है।
ऐसा नहीं करना है कि डेट छोड़ के जाना है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि यूपीएससी अब कुछ प्रश्नों में थोड़ा बहुत फैक्ट पूछने लग गई है, तो आपको भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 3 साल तो है ही, लेकिन ये तारीख जो है वह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 23वें विधि आयोग के विषय में समझते हैं। देखिए, इसका कार्य जो होगा भारतीय विधिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कानूनी सुधारों की समीक्षा करना और जहां भी जरूरी सुझाव वगैरह होता है वह देना है। अब इसमें संरचना की बात की जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसमें एक जो होगा अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष पूर्णकालिक होंगे, 4 सदस्य होंगे और अतिरिक्त पदेन एवं अंशकालीन सदस्य भी शामिल होते हैं। जरा अब इसके विषय में समझते हैं, इस आयोग के विषय में। विधि आयोग का गठन जो है पहली बार 1834 में गवर्नर जनरल द्वारा लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। ब्रिटिश इंडिया की बात की जा रही है। इस आयोग को चार्टर एक्ट 1833 के तहत दिए गए अधिकारों के आधार पर गठित किया गया था। मॉडर्न हिस्ट्री में आपने ये पढ़ा होगा। यह विधि एवं न्याय मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा गठित एवं गैर सांविधिक निकाय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट यहां पर। और दूसरा, विधि एवं न्याय मंत्रालय, इसकी अधिसूचना किसके द्वारा, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बहुत जरूरी है, ऐसा ना हो कि मिस हो जाए। इसका उद्देश्य क्या होगा, समाज में न्याय सुनिश्चित करने तथा विधि के शासन के तहत सुशासन को बढ़ावा देने के लिए कानून में जिस तरह के सुधार हो सकते हैं उसको समय समय पर सिफारिश सरकार को देना। यह विधिक जो विषय होंगे उस पर रिसर्च करता है, जो ऐसे विषय होते हैं जिस पर सिफारिश किया जा सकता है, ये सारा काम जो है भारतीय विधि आयोग के संदर्भ में होता है। तो यहाँ पर 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। तो यह महत्वपूर्ण विषय रहेगा इस बार के लिए एग्जाम के नजरिए से। इतनी चीजों को आप तैयार कर लीजिएगा, इस विषय से संबंधित, यहाँ से आयोग वगैरह से संबंधित बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।